पिछले वीडियो में अपन ने जाना हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में। अपन ने ये जाना कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या उनके विशेषाधिकार हैं और क्या आवश्यकता है राष्ट्रपति के पद की। साथ ही अपन ने ये भी जाना कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई। तो चलिए आज अपन जानते हैं अपनी वास्तविक कार्यपालिका के बारे में, जो है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि हमारी संसदीय शासन प्रणाली। दो प्रकार की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। हमारी वास्तविक कार्यपालिका हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो ये सब अपन जाने, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी विधायिका की। मान लीजिए ये हमारी विधायिका है और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से चुनकर सदस्य आए हैं। यहाँ बात करते हैं अपन लोकसभा की। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, 543 सदस्यों का चयन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव हैं, ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट नहीं देना है, इनको इस वजह से वोट देना है, ये इस पार्टी के हैं। जब भी चुनाव होते हैं खूब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, खूब चुनावों के बारे में चर्चाएं होती हैं, तो आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे अपने क्षेत्र के जो लोकसभा सदस्य हैं उनका क्या नाम है। तो इस तरह से संपूर्ण भारत देश से लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। साथ ही हमारी राज्यसभा है, उसमें भी राज्य की विधानसभाओं द्वारा सदस्य चुनकर आते हैं, जिसके बारे में अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था अपने तीसरे चैप्टर में। जब ये सारे के सारे सदस्य आ गए चुनकर लोकसभा में, तो यहाँ एक ऐसा दल जिसको कि बहुमत प्राप्त हो, यानी कि कोई ऐसा दल जिसके पास आधे से अधिक सीटें हो, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उस दल के नेता बनते हैं प्रधानमंत्री। जिस दल के पास बहुमत है, यानी कि आधे से ज़्यादा सीटें लोकसभा में वो दल जीत कर आया है, तो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो कि बहुमत प्राप्त दल के नेता होंगे। बाद में इनकी सलाह से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस मंत्रालय का मंत्री मुझे इन व्यक्ति को बनाना है, इनका मंत्री इन व्यक्ति को बनाना है, और राष्ट्रपति उन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वो बन जाती है हमारी मंत्री परिषद। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये सम्मिलित रूप से कहलाते हैं हमारी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि किस प्रकार हमारी कार्यपालिका का निर्माण होता है। निसंदेह प्रधानमंत्री का चुनाव हम सीधे नहीं करते हैं, हम सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए वोट नहीं डालते हैं, लेकिन हम जिस पार्टी को वोट दे रहे होते हैं वहां से हम कुछ कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि हम किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इस दल को सत्ता में लेकर आएंगे तो इस दल के नेता ये हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधियों में से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी कि हमारी कार्यपालिका बनती है। तो हमारी ये जो कार्यपालिका है ये विधायिका का भी अंग है, और विधायिका से अलग सरकार का अंग एक हो गया कार्यपालिका। अब बात करते हैं अपन हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। जैसे कि यहाँ अपन ने देखा कि वो उस दल के नेता हैं जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया है, तो वो प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, साथ में इस विधायिका में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके भी नेता हैं। तो ये दोनों ही बातें उनको एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बना देती हैं संपूर्ण देश में। संसदीय शासन में ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक है। बहुमत खोते ही प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को अपना पद त्यागना पड़ेगा। बहुमत का ये समर्थन प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देते हैं, उन्हें अपना पद भी खोना पड़ता है। जानते हैं अपन प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था आपको कि कौन से मंत्रालय का मंत्री किसे बनाना है, कौन से मंत्री कौन होंगे, इस बात का निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उनकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति को उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाना होता है जो कि प्रधानमंत्री कहलाते हैं।
रहते हैं। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं कि वो कौन से मंत्रालय किस मंत्री को दें या फिर उनमें फेरबदल कर दें, किसी को एक से अधिक मंत्रालय दे दें या फिर बीच में ही किसी मंत्री को उसके पद से हटा दें, ये उनके हाथ में होता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करना होगा। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकें जो होती हैं उनके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं निसंदेह है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव प्रधानमंत्री का होता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय बनाकर रखते हैं। वो मंत्रिपरिषद के तो नेता होते ही होते हैं, वो संसद के भी नेता होते हैं और वो दूसरी बात संसद और मंत्रिपरिषद के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। वो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित रखते हैं। मंत्री हैं जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है, अपनी कार्यपालिका बनाई है, उसका पूरा ध्यान वो रखते हैं, सारी कार्य प्रणाली का वो देख रेख करते हैं। साथ ही मंत्रिपरिषद या फिर संसद और राष्ट्रपति के बीच में भी कड़ी का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री का ये कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद के बारे में, संसद के बारे में जो भी बैठकें हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं, उनसे वो राष्ट्रपति को अवगत कराएं। तो एक अपने आप में ये जो पद है प्रधानमंत्री का, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पद है। न केवल वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं, न केवल वो विधायिका में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, अपितु वो एक सेतु भी हैं राष्ट्रपति और संसद के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, मंत्रिपरिषद और संसद के बीच में। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो संपूर्ण मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा, किसी मंत्री के पास कोई पद नहीं रहेगा। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नए प्रधानमंत्री बनते हैं और नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लेकिन यदि कोई एक मंत्री त्यागपत्र देते हैं या फिर कोई एक मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो केवल वो एक पद है, वो मतलब कि वहाँ से समाप्त होता है एक पद और फिर बाद में उस पद पर दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाता है। देखते हैं, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं अथवा मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। जबकि अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है और जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं। यानी कि कोई मंत्री त्यागपत्र देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो केवल रिक्तता उत्पन्न होती है वहाँ पर, जिसको किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके प्रधानमंत्री उस रिक्तता को समाप्त कर देते हैं, उस रिक्तता को भर देते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, संसद की सारी कार्यविधियों से राष्ट्रपति को बताते हैं, सूचित करते हैं और मंत्रिपरिषद और संसद के बीच में भी एक सेतु का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। इसी भूमिका के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। कौन सी भूमिका के कारण? इस सेतु की भूमिका के कारण, इस कड़ी की भूमिका के कारण कि जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं और मंत्रिपरिषद है वो उनकी टीम है, तो उनके बीच में भी एक कड़ी का कार्य करते हैं। उनके बीच भी अपन कहें कि एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि प्रधानमंत्री हैं वो सरकार की केंद्रीय धुरी की तरह हैं। अब बात करते हैं अपन मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेंगे। राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है।
मंत्रिमंडल का मंत्री, जिसका कि प्रचलित नाम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये उनको बनाते हैं प्रधानमंत्री। वो इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का मंत्रालय या किस स्तर का मंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के समस्त सदस्य, उनको संसद का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे तो वो लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों। और अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद के सदस्य चुन लिए गए हों तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अपना वो पद खोना पड़ेगा। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करते हैं मंत्री परिषद के आकार की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। और ये आकार वाली बात क्यों उठी? मूल संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे ही भारत में गठबंधन सरकारें बनने लगी, यानी कि बहुत समय तक तो भारत में एक दल की सरकार बनती थी, एक दल बहुमत में आता था, वो था कांग्रेस दल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गठबंधन सरकारें आने लगी, यानी कि हमारी लोकसभा में, जैसे कि अपन ने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो गई कि लोकसभा में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर दलों ने क्या किया, सरकार बनाने के लिए गठजोड़ करने शुरू किए, यानी कि गठबंधन करने शुरू किए। और इन गठबंधन के चक्कर में मान लीजिए कि ये कोई एक दल है, इसको ज़्यादा सीटें मिल गई, लगभग 250 सीटें मिली हैं, बहुमत से ये सीटें कम हैं। अब ये अन्य दलों से सीटें लेते हैं, अन्य दलों का समर्थन लेते हैं। तो अन्य दल बदले में क्या चाहते हैं कि हमें आप इस मंत्रालय का मंत्री बना दीजिएगा, हम आपको अपना समर्थन दे देंगे, हमें आप इस विभाग का मंत्री बना दीजिएगा, हम आपको इस बात का समर्थन दे देंगे। इस तरह का गठजोड़ होने लगा। और इस तरह के गठजोड़ से अपने जो सहयोगी दल थे उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा होने लगा, यानी कि खुश करने के लिए, उनकी तुष्टि के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को मंत्री परिषद में बनाया जाने लगा, यानी कि बहुत सारे मंत्री बनने लगे। तो इस बात को नियंत्रित करने के लिए हमारी न्यायपालिका ने कार्यपालिका को निर्देश दिए और फिर बाद में हमारी विधायिका द्वारा संशोधन किया गया, जिसको कहते हैं 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में अस्तित्व में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई और ये निर्धारण किया गया कि मंत्री परिषद का आकार जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं हो सकता। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। और यही बात राज्यों पर भी लागू होती है। राज्यों में भी मंत्री परिषद का जो आकार है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि जितने 15% निकलते हैं कुल सदस्य संख्या के, उतने ही मंत्री अब मंत्री परिषद में होंगे। अब देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि हमारा जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। अपन ने बात की थी जब अपन ने जाना था संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये जवाबदेही होती है सामूहिक उत्तरदायित्व की, यानी कि अगर किसी एक मंत्री को विश्वास खो देता है तो पूरी ही मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि ये एक ऐसी नाव पर सवार होते हैं कि डूबते भी साथ हैं और तैरते भी साथ हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कि ये पूरा का पूरा जो समूह है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से हमारी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। देखते हैं अपन, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्री परिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वो संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। कि वो संसद की कार्यकारी समिति है और सामूहिक रूप से शासन करती है। और अगर उनमें से किसी भी एक मंत्री के द्वारा अपना विश्वास खो दिया जाता है तो फिर पूरी ही मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसकी भावना ये है कि यदि किसी
किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये कहलाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यानी कि केवल एक मंत्री है, वो अगर अविश्वास प्रस्ताव खो देंगे तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य करती है, इस भावना के साथ कार्य करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक भी व्यक्ति ने अपना विश्वास खो दिया तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को अपना पद खोना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, और जो राजनीतिक परिस्थितियां अपन ने देखी थी राष्ट्रपति वाले वीडियो के अंदर, वो परिस्थितियां अपन यहाँ भी डिस्कस करेंगे कि उन परिस्थितियों से राष्ट्रपति का पद है, उनकी जो शक्तियां हैं वो तो थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कि जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निर्विवाद रही। कि जब एक दल को बहुमत मिल गया तो उनकी शक्तियां निर्विवाद रही, उनकी शक्तियों में कोई कटौती नहीं हुई। चाहे मंत्रिपरिषद के चयन की बात है, चाहे निर्णय हैं, चाहे निर्णय लेने हैं कोई, चाहे कानून बनाने हैं, कोई भी मतलब बात हो, उसमें प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हमारे संविधान द्वारा दी गई, उस पद को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका वो पूरी तरह से उपयोग करते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन सरकारें बनने लगी, जैसे कि अपन ने बात की थी, एक भी दल के पास बहुमत में सीटें नहीं आ पाई, तो फिर गठबंधन किया, अन्य दलों से उन्होंने समर्थन लिया, अन्य दलों का समर्थन लेने से गठजोड़ हुआ, और अन्य दलों को खुश करने के चक्कर में प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वो उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि गठजोड़ हुआ। अब वहाँ अन्य दल भी निर्णय ले रहे हैं कि भाई इस वाले मंत्री पद तो हमें चाहिए, वरना हम आपको समर्थन नहीं देंगे, इस मंत्रालय के मंत्री तो हमारा व्यक्ति बनेगा, वरना हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो जहाँ प्रधानमंत्री की निर्विवाद शक्ति थी अपने मंत्री परिषद के चयन की, अब वो शक्ति कम हो गई, अब वो शक्ति चली गई एक तरह से जो जितने भी दल हैं आपस में विमर्शकारी बात आ गई कि आपस में विचार विमर्श होके बाद में वो मंत्री परिषद को चुनते थे। उनकी चाहे वो कई बार ऐसा हुआ कि हो सकता है कि उनकी इच्छा नहीं हो किसी व्यक्ति को वो मंत्री पद देने की, लेकिन उनको मजबूरीवश देना पड़ा क्योंकि उन्हें उस दल का समर्थन चाहिए था। फिर कोई भी निर्णय लागू करने की अगर अपन बात करें तो कोई भी निर्णय लागू करना है, कोई भी कानून बनाना है, तो भी उनको जो अपने सहयोगी दल हैं उनको मनाना पड़ा और वहाँ समझौता करना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जहाँ किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, वहाँ जहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ती हैं वहाँ प्रधानमंत्री की शक्तियां कम होती हैं। देख लेते हैं अपन, जब राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकारें बनी तब कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह पाई। तो ऐसा भी हुआ कि उन गठबंधन होने के बावजूद, आपस में जोड़ तोड़ होने के बावजूद भी सरकारें हैं वो पूरी अवधि तक यानी कि अपना 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। गठबंधन के समय प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी। हाँ, ये वाली भी बात महत्वपूर्ण है कि पहले तो निर्विवाद रूप से जो बहुमत दल प्राप्त है उस दल का नेता प्रधानमंत्री चुन लिया गया, लेकिन अब किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति के पास अब शक्ति आ गई कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और कौन से दल के व्यक्ति को वो नियुक्त करते हैं। गठबंधन के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी और जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता कमजोर हुई। उससे प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों जैसे कि मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी अंकुश लगा। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अब अकेले तय नहीं कर सकता। अब जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे उनको सलाह मशविरा करना पड़ता है, उनसे विचार विमर्श करना पड़ता है। तो देखा अपन ने कि किस तरह से जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जो जोड़ तोड़ की सरकारें बनती हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री को अपना समझौता करना पड़ता है। अपनी शक्तियाँ हैं, उनकी जो सत्ता है उसमें सेंध लग जाती है और जो उनके मंत्रियों का चयन है, चाहे विभागों का आवंटन है, चाहे कोई निर्णय प्रक्रिया है, उनमें भी अब प्रधानमंत्री को अन्य व्यक्तियों से सलाह मशविरा करना पड़ता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो ये देखा अपन ने हमारी संसदीय
संसदीय व्यवस्था में हमारी जो वास्तविक कार्यपालिका है उसको जाना, प्रधानमंत्री को हमने जाना, मंत्रिपरिषद को जाना कि किस प्रकार से हमारी वास्तविक कार्यपालिका के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं और उनका ये उपयोग करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपने मंत्रिपरिषद का चयन किस प्रकार से करते हैं। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के शक्तियाँ और कार्य लिखने हैं। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से अपन ने इसके बारे में पढ़ा है। 91वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किया गया था। तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या प्रावधान किए गए ये हमें याद रखना है, लिखना है इसके बारे में। धन्यवाद।